नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास शो, ये वो खास पेशकश है जहां पर हम आपके लिए अगले हफ्ते की तैयारी बाजार की क्या होनी चाहिए वो करवाते हैं। देखिए, भारतीय बाजार के लिए पूरे के पूरे हफ्ते को एक बार रिकैप करके समझने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद अब क्योंकि शुक्रवार के सेशन से आगे सोमवार के सेशन में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस पर नजर होनी चाहिए, तो आपकी अगले हफ्ते की तैयारी भी करवाएंगे और हाँ, सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। लेकिन सबसे पहले ड्यूरिंग द लास्ट वीक बाजार की चाल कैसी रही, पूरा हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा, ये आपको बता देते हैं। पिछले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी थी, लास्ट ईयर की आखिरी एक्सपायरी, और पिछले ही हफ्ते 2026 को ही हमने कह सकते हैं कि 2026 का स्वागत भी किया, नए साल का स्वागत किया। और नए साल के पहले दो ट्रेडिंग सेशन बेहतर नजर आए। आपको बता दें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने उच्चतम स्तर, अच्छी खासी मजबूती, और बैंक निफ्टी ने उसके भी सामने आउट परफॉर्मेंस देखी। 26,328 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। ऑलमोस्ट 200 अंकों की बढ़त पर क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली। और गौरतलब है कि निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई टच किए सिंस 1 दिसंबर 2025 और सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब एडवांसेस नजर आए। टाटा स्टील, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स थे जो कि सबसे ज्यादा गेन्स को लीड कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें, रिकॉर्ड हाई ड्यूरिंग द लास्ट वीक मिड कैप ने भी दिखाए। कॉन्जिक्यूटिव थर्ड वीक था जब सेल, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली थी। स्मॉल कैप में भी 3 हफ्तों से अच्छी खासे मोमेंटम बेस्ड कामकाज जरूर देखने को मिल रहा था। और हाँ, ये जरूर है कि मार्केट पार्टिसिपेशन जब हफ्ते की शुरुआत हुई, थिन वॉल्यूम्स के चलते हमने देखा था थोड़ी सी सुस्ती की चाल नजर जरूर आई, लेकिन ऑन अ लार्जर प्ले अंडरटोन जो है बुलिश, और वही टोन जब नए साल की शुरुआत की हमने। अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में छुट्टी थी, लेकिन भारतीय बाजार 31 दिसंबर 1 जनवरी को ऑपरेशनल थे और दोनों ही ट्रेडिंग सेशंस, या कह सकते हैं कि 1 जनवरी और 2 जनवरी यानी 2026 के पहले 2 ट्रेडिंग सेशन बेहतर नजर आए। 2 जनवरी आउट परफॉर्म करता हुआ, इनफैक्ट टू अर्ली टू से, लेकिन हाँ, साल की शुरुआत तो अच्छी होती ही दिखी। मेटल सेक्टर में शाइन लगातार बरकरार, रिकॉर्ड हाई छूते हुए मेटल स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा काफी बढ़िया तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। सरकारी बैंक्स का खेमा, यहां पर फोकस जरूर कीजिएगा। अब यहां से रिजल्ट सीजन पर फोकस रहेगा और रिजल्ट से भी पहले क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू भी हुए हैं, जिसके चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स, छोटे मझौले बैंक्स में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। और ऑटो बिक्री के डेटा 1 जनवरी को दिसंबर के ऑटो बिक्री के डेटा आते हुए दिखे। अब बेहतर ऑटो बिक्री के डेटा के चलते ऑटो एंड स्लीक की चाल, पूरा का पूरा सेक्टर अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेंड करता हुआ। बाजार में इतना कुछ है बोलने के लिए कि मार्केट की कमेंट्री के लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, तो एक्सपर्ट के लेंस से बाजार कैसा है ये समझ लेते हैं और उसके बाद आपके अगले हफ्ते की तैयारी की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हैं। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। गौरांग सर, वीकेंड में अगले हफ्ते की तैयारी हमारी व्यूवर्स की करवानी है, कैसे देखना चाहिए इंडेक्स को और बाजार की चाल आपके हिसाब से कैसी होगी? धन्यवाद मानसी जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं मानसी जी, ताकि आगे जाकर के दिक्कत न हो कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम, फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभवता पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो पहले तो मानसी जी मैं ये कहूंगा कि अच्छी शुरुआत नए साल की, और एक पहला शनिवार और रविवार आ रहा है, तो मजे करिए, लुफ्त उठाइए। सोमवार को बाजार में क्या होगा उसकी चिंता ज्यादा मत कीजिए। और सर्वोच्चम शिखर बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से एक नए ऐतिहासिक स्तर और नए स्तर देखना बाकी है, क्योंकि हमने 31, 1 और 2 यानी कि आज, कल और 31 तारीख को एक अच्छा ऊपर के तरफ का दायरा देखा था। हो सकता है कि सोमवार को थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आए बाजार, ये संभव है। और जब कभी भी मानसी जी शेयर बाजार ने अपना नया सर्वोच्चम शिखर बनाया है या उस तरफ करीब जाते हुए देखा है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी हो जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ तो ये मैं छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी ज्यादा सक्षम है टिप्पणी करने के लिए टेक्निकल चार्ट्स को देख करके। और 10 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और फिर बजट। तो रुझान बेहतर हो ऐसा पूरा अनुमान है, लेकिन जिस प्रकार से हमने पिछले 2-3 दिनों में ऊपर की तरफ के दायरे देखे, अगले हफ्ते थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन रुझान ऊपर की तरफ। एब्सोल्युटली एक फंडामेंटल नजरिया लक्ष्मीकांत जी से उनका टेक्निकल टेक भी समझेंगे, लेकिन इस बीच हमारे व्यूअर्स को सवाल पूछने का तरीका एक बार क्विकली बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे यूट्यूब पर आप अपने सवाल पूछो, बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। पहले सवाल के साथ शुरुआत कर लेते हैं लक्ष्मीकांत जी। एक तो बाजार पर आप अपना नजरिया भी दीजिएगा और उसी के साथ एक सवाल भी जोड़ देते हैं। हमारे साथ भागलपुर से मेहताब जी ने एक सवाल पूछा है। अशोक लेलैंड 500 शेयर उन्होंने खरीदे हैं, 144 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं। वैसे अशोक लेलैंड की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की अगर बात करें, एक साल तक का नजरिया ये बनाकर चल रहा है और लास्ट क्लोज 187-188 पर हुआ है। मुनाफा है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस 144 की है। लेकिन अशोक लेलैंड पर राय क्या होगी और साथ ही मार्केट पर आपका आउटलुक पहले बताइएगा, टेक्निकल नजरिया। गुड आफ्टरनून मानसी जी, और आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को और गौरांग सर को भी हमारा बहुत अभिवादन। जिस तरीके से मार्केट में अपसाइड के मूव दिखाई दिए हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू हमें 2 दिनों पहले ही मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन है, और आज जिस तरीके से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ऑल टाइम स्तर के ऊपर दी है, तो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में ये जो रुझान है वो आगे की तरफ बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे। और एक अब अच्छा एक बेस फॉर्मेशन 26,000 लेवल के आसपास हो गया है, जहां पे 20 और 50 डीएमए दोनों ही जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है वो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट एंड मीडियम मूविंग एवरेजेस। तो हमें लगता है कि जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब तक आने वाले सत्र में तेजी बनी रह सकती है। हालांकि अगर हम सीजनलिटी ट्रेंड के हिसाब से चले, तो जनवरी का जो महीना रहा है वहां पे हमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ट्रेड करें, क्योंकि अगर हम बहुत सारे जो भी इंडाइसेस देख रहे हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें अपने रिस्क एपेटाइट को जानते हुए ही ट्रेड करना है, और जो सेंटिमेंट है वो बुलिश ही नजर आ रहे हैं आने वाले समय के लिए भी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी नया हाई देखने को मिल गया है। अब आने वाले सत्र में हमें लगता है कि 60,500 से लेकर 60,800 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। वहीं पर एक फर्म सपोर्ट 59,700 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब तक यहाँ पर भी अपसाइड के मूव बने रह सकते हैं। वहीं अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें, तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑटो इंडाइसेस में तो एक अच्छा खासा ये आउट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। तो अभी लगता है कि अभी भी यहाँ पर ऐसा कोई रिवर्सल कैंडल डेली वीकली चार्ट्स पे नहीं बना है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के आसार नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल रिस्क को देखते हुए एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 165 168 का एक रेंज है, जहां पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है अशोक लेलैंड में। तो जब तक इसके ऊपर रहता है, तब तक इसमें ऊपर साइड के जो लक्ष्य है वो बने रह सकते हैं। अभी फिलहाल हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर 204 से लेकर 208 तक का रेंज अशोक लेलैंड में दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए अशोक लेलैंड पर एक नजरिया और साथ ही मार्केट पर एक टेक्निकल आउटलुक का। संदीप पाटिल का अगला सवाल है, नासिक से लिखते हैं, महाराष्ट्र बैंक के 1,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। गौरांग सर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका ओवरऑल फंडामेंटल टेक मैं जानना चाहूंगी, और इसमें अगर आप संदीप के लिए भी कोई राय अपनी बता पाए। महाराष्ट्र बैंक में खरीदारी इन्होंने की है, 63-64 के लेवल्स पर क्लोजिंग लास्ट हमने देखी है। इन्होंने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं 59 रुपए के दाम पर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए क्वार्टरली अपडेट्स जो आते दिखे लास्ट सेशन में, उसी के चलते हमने सरकारी बैंक क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन देखा। लाइक्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, इन तमाम बैंक्स में अच्छी खासी मजबूती थी। क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भरोसा बनता है? मानसी जी देखिए, तो तीसरी तिमाही की कारोबारी अपडेट, बिजनेस अपडेट जो हमने कुछ बैंकों की आते हुए देखी है,
और अगर हम दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें और जिस प्रकार से उस समय पर कारोबार को लेकर के अपडेट्स आए थे, वो काफ़ी सकारात्मक थे और इस बार भी जो भी हमें हमें सुनने मिल रहा है, वो काफ़ी सकारात्मक है। और हमने कई बार आपके साथ बात करते हुए, आपके सहयोगियों के साथ बात करते हुए हमारे ही चैनल लिखना और स्वदेश पर ये कहा है कि अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं और अगर आपका पोर्टफ़ोलियो है, तो उस पोर्टफ़ोलियो का एक महत्व अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्रीय बैंक और मजबूत एनबीएफसीज़ का पूरा जो खेमा है वो होना चाहिए। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसे महाराष्ट्र बैंक भी कहते हैं मानसी जी। खरीदारी की राय है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस बैंक में आता हुआ दिखा है। आज से कुछ समय पहले अगर आप देखने जाएँ तो ग्रॉस नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन, ये सब मापदंड पर काफ़ी निराशा हमें देखने मिली थी। लेकिन अब और कुछ खबरें भी थी इनको चेयरमैन को लेकर के, मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था, नकारात्मक खबरें। परिवर्तन बेहतर हुआ है, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे। ओके, तो चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बैंक के लिए ये एक राय हमें मिलती हुई। इस बीच बैद्यनाथ दास जी का सवाल टाटा मोटर्स पर है। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स पीवी पर 50 शेयर्स खरीदे हैं, 425 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं और सवाल यह है कि इनका लॉस कब तक रिकवर होगा। टाटा मोटर्स पीवी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक राय देख लेते हैं किन स्तरों पर ये स्टॉक ने ट्रेड किया और उसके अलावा ओवरऑल ऑटो बिक्री के आंकड़े जिस तरह के आते हुए दिखे। दिसंबर ऑटो बिक्री बेहतर रही, जिसके तर्ज पर हमने ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा मूव देखा और ऑटो के साथ साथ अब ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी फोकस है। 370 के लेवल पर टाटा मोटर्स ने लास्ट क्लोज दिखाया है। हमारे व्यूअर की खरीद 425 की है, क्या राय होगी? लोअर लेवल से एक रिबाउंड तो देखने को मिला है टाटा मोटर में। वैसे तो ये सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है 2025 में, अगर हम इसे ऑटो स्पेस से कंपेयर करते हैं। सो अभी यहाँ से मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड 380 390 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर इसके एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 17 नवंबर को यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसी का स्पेस है अभी जिसको इसको फिल करना है। तो जब तक ये 380 390 के नीचे रहता है तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस बना रह सकता है। हालांकि अब यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, बट ऊपर जाने के लिए इसको 390 का एक जो लेवल है उसको उसको सरपास करना जरूरी रहेगा। हाँ, अगर ये 390 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। फिर वहां से ये स्टॉक 420 तक लेवल तक पहुंच सकता है। तो अभी फिलहाल इनको 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि जो मेजर ब्रेक थ्रू है स्टॉक में 390 के ऊपर आएगा। एब्सोल्युटली, तो चलिए टाटा मोटर्स पीवी पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच ओएनजीसी पर गौरांग सर एक टेक हम जानना चाहेंगे। शंकरलाल प्रजापति जी ने 60 शेयर्स ओएनजीसी के खरीदे हैं, 250 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं और 1 साल तक का यानी कि लंबी अवधि का ही नजरिया मानकर चल रहे हैं। ओएनजीसी के लास्ट स्टॉक प्राइस 242 के लेवल्स पर दिन के उच्चतम स्तर पर इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 2% की तेजी लास्ट सेशन में दिख रहा था। स्लो एंड इवेंचुअल अपमूव और टुवर्ड्स क्लोजिंग बढ़िया बढ़त पर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई। फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो प्रोज और कॉन्स दोनों मिल जाएंगे इसके लिए। बुक वैल्यू के लिहाज से स्टॉक 0.82 टाइम्स पर ट्रेड करता हुआ, डिविडेंड यील्ड अराउंड 5% की है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है। लेकिन किन्हीं ने अगर लंबी अवधि का निवेश बनाया है तो क्या राय होगी गौरांग सर? देखिए मानसी जी, पहले तो प्रजापति जी को मेरी पहली राय यह होगी कि जब आप तेल के खानदान यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों में निवेश करते हैं, और सभी दर्शकों के लिए मेरी ये नम्र विनंती है कि जब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबा रखें। अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो मेरी नम्र विनंती है कि आप 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें ओएनजीसी पर। एक सकारात्मक बात, भारत सरकार ने जो हमारे देश में जमीन पर, समुद्री तट पर और गहरे समुद्र में जो कुदरती भंडार है नेचुरल कच्चे तेल के और नेचुरल गैस के, उसकी खोज के लिए अब तीव्र गति से काम हो रहा है। और ये ज्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हमारी निर्भरता है और जिस प्रकार से ये रशिया से जो हम कच्चा तेल नेचुरल गैस ले रहे थे, अतिरिक्त 25% की टैरिफ हमारे अमेरिका की तरफ से लगाई गई भारत पर वगैरह वगैरह, तो ये परिस्थिति को सुधारने के लिए, निर्भरता कम करने के लिए प्रयास हो रहा है।
जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है मानसी, वहां पर भी बहुत बदलाव किए हैं, NELP एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, जिससे सरकारी कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को और लाभ मिलेगा। हमारी खरीदारी की राय है ONGs पर लंबी अवधि के लिए, जैसे लेकिन मैंने कहा कि आपकी समय सीमा जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल रखें, अगर समय की पाबंदी नहीं है। एब्सोल्युटली। सो 1 साल का नजरिया तो है ही आपका, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़कर 2 साल तक का नजरिया बनाकर चलें। आप पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय, अच्छी मजबूती है एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन काउंटर, यहां से फर्दर अपसाइड भी विजिबल है और इसी के चलते पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय और अपना टाइम फ्रेम थोड़ा और ज्यादा लॉन्ग टर्म बनाने की राय आपको मिलती हुई। रमेश आर्य का सवाल है, लक्ष्मीकांत जी, वारी एनर्जीज के 80 शेयर 2990 के दाम पर इन्होंने खरीद कर रखे हैं। वारी एनर्जीज पर इनका सवाल यह है कि कब तक होल्ड करना चाहिए और यहां से आगे कितने रिटर्न्स मिलने की संभावना है। हमारे व्यूअर के लिए क्या राय होगी वारी एनर्जीज पर? देखिए, ट्रेंड तो इसका जो वो है वो डाउन साइड हम देख पा रहे हैं डेली और वीकली के चार्ट्स पर। अभी फिलहाल ये स्टॉक अपने बेरिश क्रॉसओवर के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 20 और 200 DMA के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश साइड टिल्ट होते हुए हम देख रहे हैं। 2800 का एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे फर्दर करेक्शन मिलता है या डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि वहां से फिर हमें 2680 2650 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है 3000 3050 के आसपास, जहां पे इसके 200 डे के मूविंग एवरेजेस देखे जा रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफी बेरिश है। अगर स्टॉक 2800 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो वहां से फिर एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई वारी एनर्जीज के स्टॉक प्राइस पर। सवाल जो आपका सिलसिला हम यही समेट रहे हैं, लेकिन अब वक्त है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, यानी कि लंबी अवधि के लिए एक बेहतर कमाई का मौका समझने के हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट VIP शेयर्स का। गौरांग सर, बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स क्या होंगी? तो मानसी जी, जो भी निवेश लायक रणनीति है लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, और पहला जो स्टॉक है वो सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट। लक्ष्यांक शायद साधारण लगेंगे दर्शक मित्रों को, लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा कि हमें अनुमान है कि नतीजे अच्छे आएंगे तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। तो पहली कंपनी है अंबुजा सीमेंट। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। बहुत ही साधारण अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 650 के निर्धारित किए हैं। दूसरी कंपनी है भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी मानसी, इंडियन कैपिटल मार्केट से सर्विसेज प्रोवाइडर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैंप्स। ये स्टॉक पिछले महीने ही इसमें स्प्लिट हुई थी। 10 की जो फेस वैल्यू थी वो स्प्लिट होकर के 2 की हुई है मेरे ख्याल से। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक 890 का। नतीजे बेहतर आए तो यहाँ पर भी लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। चलिए, तो बिल्कुल कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही अंबुजा सीमेंट, 2 स्टॉक्स 12 महीने का नजरिया न लॉन्ग टर्म प्ले, दोनों ही स्टॉक्स पर टाइम फ्रेम और टारगेट्स के साथ इस वक्त स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से VIP शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? शॉर्ट टर्म बेसिस से हमारी तरफ से 2 रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला है हिंदुस्तान जिंक, जो 3 दिनों की गिरावट के बाद आज यहाँ पर हमें एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। और कल के सेशन में डोजी पैटर्न बना था और आज के सेशन में बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक बना था, तो जो कि ये दिखाता है कि आने वाले समय में एक रिकवरी में स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो 665 का रहेगा और स्टॉप लॉस हमें 605 का मेंटेन रखना है। दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है यूनो मिंडा। सो यूनो मिंडा में आज हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश है, स्टॉक अभी भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हमें डेली के चार्ट पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 1380 का और स्टॉप लॉस हमें रखना है 1275 का। ओके, तो चलिए, दोनों शेयर्स लक्ष्मीकांत जी की पसंद भी आपके स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉसेस
टाइम फ्रेम के साथ आप देख रहे हैं उनो मिंडा 1275 का स्टॉप लॉस 1380 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1321 के लेवल्स पर क्लोज हमने देखा था। लक्ष्मीकांत जी, गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी, इस खास पेशकश को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन टीटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।